अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मिस्टर घोष पाकिस्तान की बुराइयां कर रहा था। मैंने दिल में मिस्टर घोष को गाली देते हुए कहा, तुम्हारा ये मनहूस ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और इसमें कोई शक भी नहीं था कि पाकिस्तान अपने दुश्मन के जारहाना अज़ाइम से गाफिल नहीं था। इसका एक मामूली सा मगर बड़ा जामे सबूत ये था कि अब इस भारत ने मिसाइल तैयार ही किया था। उसका तबाह करने वाला एक मुहिब वतन पाकिस्तानी कमांडो इस मिसाइल के पास खड़ा था और खुद भारतीय मिसाइल कंट्रोलर इसे मिसाइल की तफसीलात बयान कर रहा था। चक्रवर्ती जो मिसाइल कंट्रोलर था और जिसकी ड्यूटी दिन के वक्त मिसाइल के पास 8 घंटे तक होती थी, 15 दिन वो दिन की ड्यूटी देता था और 15 दिन रात की ड्यूटी पर होता था। मैंने इस दराज कद मनहानी जिस्म वाली बंगाली को अपने टारगेट के तौर पर मुंतखब कर लिया। कुछ देर बाद मैं ब्रिगेडियर के कमरे में इसके पास बैठा कॉफ़ी पी रहा था। जब इसने मुझसे मिसाइल सेंटर के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पूछा तो मैंने हिंदू बनकर बड़े जोश के साथ कहा, ब्रिगेडियर साहब, अब मुझे यकीन हो गया है कि हम भारत माता के टूटे हुए बाजू को फिर से जोड़ सकेंगे और बहुत जल्द हमारा पूरे पाकिस्तान पर कब्जा होगा। जहां तक मिसाइल के सिक्योरिटी सिस्टम का ताल्लुक है, इसमें बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है और मैं कल ही आप लोगों के बारे में अच्छी रिपोर्ट लिखकर सेक्रेटेरिएट रवाना कर देता हूँ। ब्रिगेडियर बड़ा खुश हुआ और बिस्किटों के पैकेट मेरी तरफ आगे बढ़ाते हुए बोला, ये एक बिस्किट भी लीजिए, मेरा एक दोस्त ये हॉलैंड से लाया है। मैंने ब्रिगेडियर से कहा, अभी तो मुझे मिसाइल सेंटर के हमले के किसी आदमी पर कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ अर्से मुझे डिफेंस इंटेलिजेंस और आपकी बड़ी हाई कमान के हुक्म के मुताबिक इन लोगों की कड़ी निगरानी करनी होगी। इसके लिए मुझे हो सकता है कभी इनके दिन के वक्त और कभी रात के वक्त अचानक मिसाइल सेंटर पर आना पड़े। चुनांचे आप ऐसा इंतजाम कर दीजिए कि मुझे हर बार सिक्योरिटी सिस्टम के चक्कर न लगाने पड़े, क्योंकि किसी भी वक्त कोई इमरजेंसी पैदा हो सकती है जिसके लिए मेरा फौरन मिसाइल सेंटर पहुंचना ज़रूरी होगा। ब्रिगेडियर शीमा प्रसाद सिगरेट पी रहा था। कहने लगा, नो प्रॉब्लम, आप तो हमारी सेंट्रल सीक्रेट सर्विस के अहम तरीन ऑफिसर हैं। मैं आपको कोड वर्ड लिख देता हूँ, इसे याद भी कर लें। आप ये बोलकर और दिखाकर जिस वक्त चाहें, ख्वाह रात हो या दिन, मिसाइल सेंटर में आ सकेंगे। एक तरह से इंतहाई खुफिया पासवर्ड है। ब्रिगेडियर ने मुझे पासवर्ड कागज पर लिखकर मेरे सामने रख दिया। हिंदी में 4 लफ्ज लिखे थे, कालिदास की शकुंतला आई है। मैं इसे पढ़कर हंस दिया। ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़ा रोमांटिक कोड वर्ड लिखा है, आपको कोई और कोड वर्ड नहीं मिला? ब्रिगेडियर सिगरेट की राख को एस्ट्रे में गिराते हुए बोला, पासवर्ड हमेशा ऐसा होता है जो बहुत कम किसी के दिमाग में आ सके। मसलन हम रखने को जय काली माता, जय बजरंग बली भी पासवर्ड के तौर पर रख सकते थे, लेकिन ये ऐसे अल्फाज हैं जो हमारे भारतवर्ष में तकरीबन तीसरे हिंदू की ज़बान पर होते हैं। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। मैंने काफ़ी का घूंट भरकर प्याली प्लेट में रखते हुए कहा, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, लेकिन एहतियात के तौर पर आपको पासवर्ड कुछ अर्से के बाद बदल देना चाहिए। ब्रिगेडियर कहने लगा, आप सेंट्रल इंटेलिजेंस के तजुर्बेकार ऑफिसर हैं, ये बात आपके जहन में ही आ सकती थी। हम 3 माह बाद भी पासवर्ड बदल देते हैं। वेरी गुड, मैंने खुश होकर कहा। मैं मजीद कुछ देर ब्रिगेडियर के पास बैठे इंडियन आर्मी की फौजी तैयारियों की तारीफ करता रहा और दिल पर पत्थर रखकर कुछ बातें पाकिस्तान के खिलाफ भी की। ये मेरे मंसूबे का हिस्सा था। मैं आपको बता दूं कि मैंने इसी वक्त इसी मिसाइल को इसके सारे साजो सामान और अमले समेत तबाह करने का फैसला कर लिया था। ये मंसूबा इतना आसान नहीं था। मिसाइल को मैं बड़ी आसानी से तबाह कर सकता था, लेकिन मेरा असल मंसूबा ये था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी मिसाइल सेंटर की तबाही का मुझ पर शक न पड़े। इससे पहले मैं 2 बार कश्मीरी मुजाहिदीन को पुलिस के चंगुल से फरार करवा चुका था। अब मैं बड़ी होशियारी से और बड़ी अक्लमंदी से बाकायदा स्कीम बनाकर इस मंसूबे पर अमल करना चाहता था, जिसका मेरे जहन में खाका तैयार हो चुका था। मैंने ब्रिगेडियर से इजाज़त लेकर मिसाइल सेंटर से बाहर आकर दूर खड़ी पुलिस की गाड़ी में बैठा और जलंधर सिटी पुलिस के हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गया। हेडक्वार्टर में आते ही एसपी मेहता से कहा, पृथ्वी मिसाइल को देखकर जी खुश हो गया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान बहुत जल्द अखंड भारत का हिस्सा बन जाएगा। एसपी मेहता खुश होकर बोला, महाराज जी, हम लोगों ने तो पाकिस्तान को खत्म करने का शुरू से ही फैसला कर रखा है, बल्कि इस फैसले पर अमल भी कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी तो चाणक्य जी की पॉलिसी ही है कि ऊपर से शांति और हिंसा की बातें करो, डेमोक्रेसी की बातें करो, अंदर अंदर पाकिस्तान की जड़ें काटते चले जाओ और हमारे पृथ्वी मिसाइल तो पाकिस्तान को एक ही बार में खत्म कर देंगे। जय हिंद, मैंने जोश में आकर कहा। एसपी मेहता बोला, महाराज जी, आप लंच का भोजन मेरे साथ करेंगे। हम आदर्श रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। आप विष्णु हैं, मुझे मालूम है। आदर्श रेस्टोरेंट में जो सब्जियां तरकारियां बनती हैं, जलिंदर क्या सारे पंजाब में कहीं नहीं बनती। मैंने कहा, पहले मुझे बम्बई बाल ठाकरे जी को एक ज़रूरी फ़ोन कॉल करना है, इसके बाद आपसे बात होगी। एसपी मेहता ने कदर फिक्रमंद होकर पूछा, महाराज जी खैरियत तो है ना? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे ठाकरे जी से अपनी एक बात करनी है। साथ वाले छोटे कमरे में 3-4 टेलीफोन पड़े थे। मैंने इस कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया और बाल ठाकरे ने जो मुझे अपना खुफिया नंबर बताया था, मुंबई शहर का कोड मिलाकर वो नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ से घंटी बजने लगी। मैंने अपने सीक्रेट मिशन पर अमल करना शुरू कर दिया था। हमारे अजय दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर कारी ज़रब लगाने के वास्ते अपने मिसाइल तैयार करके लगा दिए थे। मैं इस मिसाइल को सबसे पहले तबाह करना चाहता था। थोड़ी देर घंटी बजती रही, फिर किसी ने रिसीवर उठाकर कहा, कौन है?
बाल ठाकरे का अंदाज और इसी की आवाज़ थी। वो फ़ोन सुनते वक्त कभी हेलो नहीं कहता था, बल्कि यही कहता था कौन है। ये भी इसकी रऊनियत की एक मिसाल थी। मैंने कहा, सेनापति जी, मैं हूँ आपका सेवक धर्मचंद। बाल ठाकरे ने बड़े पुरसकून लहजे में कहा, हाँ धर्मचंद, कहो क्या बात है। मैं सब कुछ एक सोची समझी स्कीम के तहत कर रहा था। मैं अपनी स्कीम के पहले मरहले में इंतहाई सियासतकारी और चालाकी से काम लेते हुए दाखिल हुआ था। मैंने डिफेंस इंटेलिजेंस के सुरेंद्र कोहली को बीच में से निकाल कर एक तरफ रख दिया था और बराह रास्त बाल ठाकरे से बात करने का फैसला किया था। मैंने इंतहाई खुशामदाना लेकिन बड़े जिम्मेदाराना अंदाज में कहा, सेनापति जी, मैं आज जलिंदर के पास जोगीवाल वाले पृथ्वी मिसाइल सेंटर में गया था। बाल ठाकरे ने पूछा, फिर क्या हुआ, वहाँ सब ठीक है ना? मैंने कहा, सर वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मिसाइल सेंटर के स्टाफ से मिलने के बाद मुझे एक आदमी की नकलो हरकत पर कुछ शक सा पड़ा है। किस किस्म का शक? खुलकर बात करो, बाल ठाकरे ने तहमकाना लहजे में कहा। मैंने फौरन कहा, सेनापति जी, बाकी सारा स्टाफ बिल्कुल ठीक है और इनमें देशभक्ति का जज्बा भी लगता है, लेकिन एक आदमी पर मुझे शोभा है कि वो पाकिस्तान का एजेंट है। ये सुनकर बाल ठाकरे का पारा एकदम चढ़ गया। मुझे झिड़कते हुए बोला, तुमने इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कराया? हमारे इतने इंपोर्टेड और डिफेंस के इतने सीक्रेट मिसाइल सेंटर में पाकिस्तान का एजेंट मौजूद है। मैं तो इन सबको डिसमिस करा दूंगा। मुझे इसका नाम बताओ, कौन है वो? मैंने बड़े पुरएतमाद से कहा, सर इसका नाम मिस्टर चक्रवर्ती है और वो मिसाइल कंट्रोलर है। बाल ठाकरे ने गरज कर कहा, मैं इसको अभी गिरफ्तार करवाता हूँ। मैं हॉटलाइन पर प्रधानमंत्री से बात करता हूँ। मैंने बड़ी होशियारी से काम लेते हुए कहा, सर भगवान के लिए ऐसा ना करें। पहली बात तो यह है कि मुझे इस पर मोहित हल्का सा शक ही पड़ा है। मैं इसके पीछे लग गया हूँ। पहले मुझे पूरा खोज लगा लेने दीजिए। अगर मुझे यकीन हो गया कि इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है तो फिर मैं किसी तरह 24 घंटे इसकी निगरानी करके ये मालूम करने की कोशिश करूंगा कि इसके दूसरे साथी और पाकिस्तानी एजेंट कहां कहां पर हैं। अगर हम इस वक्त चक्रवर्ती को पकड़ेंगे तो इसका पहला नतीजा ये निकलेगा कि इसके साथी पाकिस्तानी एजेंट पूर्ण रूपोश हो जाएंगे। और अगर पुलिस कुछ करने के दौरान टॉर्चर से मिस्टर चक्रवर्ती ने पाकिस्तानी एजेंटों के नाम भी नहीं बताए तो हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो तो मिस्टर चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का सुनते ही फरार हो चुके होंगे। सेनापति जी, हमें बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा। आप मुझे इजाजत दें, मैं मिस्टर चक्रवर्ती की निगरानी करूं, इसे निगाहों में रखूं, वो जहां जहां जाता है, जिस चीज को मिलता है इसकी खबर रखूं। ये सारी रिपोर्टें मैं आपको भेजता रहूं। मुझे यकीन है कि इस दौरान अगर ये साबित हो गया कि मिस्टर चक्रवर्ती पाकिस्तानी एजेंट है तो फिर यकीन करें, चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से पहले मैं इसके साथी पाकिस्तानी जासूसों को हथकड़ियां लगवा चुका हूंगा। बाल ठाकरे बड़े तहम्मुल और सब्र से मेरी लंबी बात सुनता रहा। हालांकि ये इसके मिजाज के खिलाफ था। वो अपने सामने किसी को बात करने की इजाजत नहीं देता, मगर चूंकि ये मामला भारतवर्ष की सलामती का था और बाल ठाकरे चाहे मुसलमानों का जानी दुश्मन क्यों ना हो, मगर अपने मुल्क भारत का सच्चा परिस्तार था। जब मैंने बात खत्म की तो इसने संजीदगी से कहा, लेकिन अगर इस दौरान चक्रवर्ती ने हमारे मिसाइल सेंटर को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? मैंने भरपूर एतमाद से कहा, सर इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो जोगीवाल मिसाइल सेंटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वो 24 घंटे मेरी निगाहों में होगा और इसकी तमाम नकलो हरकत मेरी निगाहों में होगी। अगर इसने कोई ऐसा नुकसानदा कदम उठाना चाहा तो विश्वास रखें, मुझे पहले ही पता चल जाएगा और मैं इसे गिरफ्तार ही नहीं कराऊंगा बल्कि वहीं गोली मार दूंगा। बाल ठाकरे कुछ देर खामोश रहा। मैं समझ आया शायद वो रिसीवर रखकर किसी तरफ चला गया है। मैंने आहिस्ता से कहा, सेनापति जी। बाल ठाकरे की भारी आवाज आई, मैं सुन रहा हूँ धर्मचंद। तो फिर ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो इसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैंने यकीन के साथ कहा, सर जी वो वक्त ही नहीं आएगा, विश्वास रखें, वो वक्त ही नहीं आएगा। बाल ठाकरे ने फैसला कुन अंदाज में कहा, ठीक है, तुम इस हरामखोर गद्दार की निगरानी जारी रखो। इसकी एक एक हरकत को मुझे खबरदार करते रहो। मैं अपने तौर पर एक बयान भी जारी कर दूंगा कि पाकिस्तान के एजेंट हमारे दिफाई इदारों में घुस आए हैं और हमारी सरकार भंग पी कर सो रही है। मैं यही चाहता था। बाल ठाकरे के इस बयान से दिल्ली सेक्रेटेरिएट में डिफेंस के महकमे में एक बार तो खलबली मच जाएगी और डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ सुरेंद्र कोहली मेरे आगे पीछे फिरने लगेगा। इस तरह से मेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे और मेरे लिए जोगीवाल पृथ्वी मिसाइल सेंटर में आजादाना और दिन रात किसी वक्त आने जाने में मजीद आसानियां पैदा हो जाएंगी और मैं मिसाइल की तबाही के मिशन के टारगेट को आसानी से मार लूंगा और मुझ पर किसी को शक भी नहीं पड़ेगा। अगर मैं बाल ठाकरे के बजाय डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ सुरेंद्र कोहली के साथ फोन पर ये बातें करता तो इसका असर नहीं होना था जितना असर बाल ठाकरे को फोन करने और उसके बयान देने से पड़ता। बाल ठाकरे लोकसभा और राज्यसभाओं में भी अपने हिमायती अरकान से सवाल उठा सकता था। मैंने बाल ठाकरे को ताकीद कर दी थी कि मिसाइल सेंटर मिस्टर चक्रवर्ती का नाम हरगिज वो अपने बयान में ना ले। अगर इसने ऐसा किया तो चक्रवर्ती तो जरूर पकड़ लिया जाएगा, मगर इसके साथ ही पाकिस्तानी एजेंट फरार हो जाएंगे। बाल ठाकरे ने जवाब में कहा, ठीक है, मैं अपने बयान में किसी मिसाइल सेंटर का नाम नहीं लूंगा। मैंने इसे मजीद पक्का करते हुए कहा, सेनापति जी आप हसास इदारों का नाम भी ना लें, बस यही कहें कि भारत के सरकारी महकमों तक गैर मुल्की एजेंट घुस गए हैं। इससे आगे कुछ ना कहें। इस तरह हम चक्रवर्ती को, अगर वो पाकिस्तानी एजेंट हुआ तो गिरफ्तार करने से पहले सारे पाकिस्तानी जासूसों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। बाल ठाकरे की आवाज़ आई, ठीक है, मैं इस तरह ही करूंगा। मैंने आखिर में कहा, सर आप मेरी आसानी के लिए सिर्फ इतना कर दीजिए कि मैं दिन और रात किसी भी वक्त मिसाइल सेंटर में पासवर्ड बोलकर दाखिल हो सकूं, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि वहां पासवर्ड हर दूसरे तीसरे हफ्ते बदल दिया जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पाकिस्तानी एजेंट को पकड़ने के लिए मिसाइल सेंटर में दाखिल होने लगूं
और वहाँ पासवर्ड बदल गया हो और वो लोग मुझे अंदर ही ना जाने दें और पाकिस्तानी एजेंट मौका पाकर फरार हो जाए। मैं पाकिस्तानी एजेंट के अल्फाज की रट बार बार इसलिए लगा रहा था कि ये अल्फाज इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। पाकिस्तानी एजेंट का नाम सुनकर इसका पारा एकदम चढ़ जाता था। इसने जोरदार आवाज में कहा, तुम इसकी फिक्र न करो, मैं अभी दिल्ली सेक्रेटरीट में डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ सुरेंद्र कोहली को फोन करता हूँ। तुम अपना काम करते रहो और खोज लगाओ कि अगर मिसाइल कंट्रोल चक्रवर्ती पाकिस्तानी एजेंटों के साथ मिल गया है फिर पाकिस्तानी एजेंट भारत में कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। मैंने जवाब में कहा, सर मैं अपनी जान लड़ा दूंगा मगर पाकिस्तानी जासूसों का सुराग जरूर लगाऊंगा और इन सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। ठीक है। इसके बाद बाल ठाकरे ने टेलीफोन बंद कर दिया। मैंने रिसीवर रख दिया और इत्मीनान का लंबा सांस लिया। मेरे मंसूबे का पहला मरहला बड़ी खैर खूबी से मुकम्मल हो गया था। जब मैं कमरे से निकलकर एसपी मेहता के पास आया तो उसके चेहरे पर तशवीश और फिक्रमंदी के असरात थे। कहने लगा, महाराज जी बड़ी लंबी बात हुई है बाल ठाकरे जी से। मैंने कहा, मेहता जी हम लोग सीक्रेट सर्विस के लोग ही नहीं हैं, हम देशभक्त भी हैं। हमें अपने देश के दुश्मन के हथकंडों से बचना भी है और इन हथकंडों से भारत सरकार को खबरदार भी करना है। दोपहर के वक्त एसपी मेहता मुझे जबरदस्त लंच के लिए अपने साथ जलिंदर छावनी के आदर्श रेस्टोरेंट में ले गया। पैदल गोश्त खाने को चाह रहा था मगर मैंने वहां से अपने आप को विष्णु जाहिर किया हुआ था, इसलिए मजबूरन तरकारियां खानी पड़ी। कुछ मैं इस ख्याल से भी इसके साथ चला आया था कि थोड़ा कुरेद कर इसके बारे में मालूम करूं इसकी मार कहाँ तक है। खाने के बाद हम चाय पी रहे थे कि मेहता ने मेरे करीब झुकते हुए कहा, सर एक बात मैं आपको बताना अपना फर्ज समझता हूँ। मैंने किसी किस्म का इश्तियाक जाहिर किए बगैर पूछा, बताएं मेहता जी ऐसी कौन सी बात है। वो कुर्सी घसीट कर मेरे मजीद करीब हो गया। कहने लगा, सर यहाँ जलिंदर छावनी में ऊंची सोसाइटी में एक औरत बड़े फैशनेबल अंदाज में सिविल और फौजी अफसरों के दरमियान तितली की तरह फिरती नजर आती है। मैं समझ गया मेहता एक अय्याश तभी आदमी है, ये मुझे इस तरफ लगाना चाहता है। मैंने कहा, तो फिर मैं क्या करूं मेहता जी। मेहता बोला, सर आप पूरी बात सुन लें फिर मैं आपकी मर्जी जो चाहे फैसला करें। मैंने चाय की प्याली मेज पर रख दी और कहा, ठीक है बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। मेहता कहने लगा, सर इस औरत का नाम निर्मला कुमारी है। वो एक जुराइम पेशा किस्म की हिंदू चंद शाह की बीवी है। चंदू शाह इसे जलिंदर की ऊंची सोसाइटी की पार्टियों में अफसरों और बड़े बड़े कारोबारी लोगों से मिलाता है और इनसे अपना काम निकालता है। चंदू शाह ने इस औरत निर्मला कुमारी को अपने जुराइम के कारोबार का जरिया बनाया हुआ है। इसके बारे में यह भी मशहूर है कि वो नाजायज स्मगलिंग का काम भी करती है। मैंने कहा, यह तुम्हारी सिविल पुलिस का केस है, इसके खिलाफ तुम्हें कार्रवाई करनी चाहिए। मेहता ने इसके बाद जो जुमला कहा इससे मैं जरूर चुकन्ना हो गया। सर जो बात आपको खास तौर पर मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस औरत के बारे में हमने जो तहकीकात कराई है इससे हमें शक पड़ा है कि औरत निर्मला कुमारी का ताल्लुक पाकिस्तानी जासूसों से है। तो फिर तुम लोगों ने इसे पकड़ा क्यों नहीं। मेहता कहने लगा, सर हमारे पास अभी इसका कोई सबूत नहीं है कि निर्मला कुमारी का वास्ता पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से है। दूसरा, इसका मिलना बड़े बड़े अफसरों मंत्रियों से है। हम इस पर हाथ नहीं डाल सकते और किसी सबूत का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, मुझे बताओ कि कहाँ मिल सकती है, मैं खुद इस सिलसिले में खोज लगाऊंगा कि वो पाकिस्तानी जासूस है या नहीं। अगर ऐसी बात हुई तो हमारे पास कोई सबूत होना चाहिए। अगर हो या ना हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे गिरफ्तार करवा कर तुम लोगों के हवाले जरूर कर दूंगा। अगर किसी सिविल या फौजी अफसर ने इसकी सिफारिश की तो मैं इसे भी नौकरी से बर्खास्त करवा दूंगा। मेहता तो खुशी से उछल पड़ा, वो जानता था कि मेरे पास इतनी ताकत है। कहने लगा, सर पता क्या करना है, चंदू शाह जुराइम पेशा आदमी है, अगरचे बड़े असर रसूख वाला आदमी है लेकिन हमारे साथ तो इसका वास्ता पड़ता ही रहता है। मैं इसे कहूंगा कि केंद्रीय सरकार के एक बहुत बड़े अफसर यहाँ आए हैं, वो फौरन आपकी दावत कर देगा। इसमें निर्मला कुमारी तो जरूर होगी। आपको इससे मिलकर अंदाजा हो जाएगा कि वो किस किस्म की औरत है। एसपी मेहता ने इस रोज जबकि मैं मिसाइल सेंटर गया हुआ था चंदू शाह को फोन करके रात की दावत पक्की कर दी। मैं शाम को सिटी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर होटल में आया तो मेहता ने मुझे फोन पर कहा, महाराज जी आज रात का खाना चंदू शाह के बंगले पर है। वो तो आपका सुनकर बड़ा खुश हुआ, मेरे साथ यहाँ आपसे मिलने आया था मगर मैंने इसे रोक दिया। आप तैयार रहिएगा, 9 बजे मैं आपको लेने आ जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है आ जाना। पुलिस वालों के अंदाजे अक्सर गलत होते हैं। मेरा ख्याल था कि मेहता अपने नंबर बनाने के लिए सब कुछ कर रहा है। जाहिर है वहाँ शराब शबाब की महफिलें लगी होगी और मेहता ऐसी महफिलों का बड़ा रसिया था। कुछ वो इसलिए भी ये सब कुछ कर रहा था कि निर्मला कुमारी से मुझे मिलाकर मेरी खुशनुदी हासिल कर सकेगा। मैंने भी चंदू शाह की दावत सिर्फ इसी वजह से कबूल कर ली थी कि निर्मला कुमारी को एक नज़र देखने में क्या हर्ज है। हो सकता है इसका ताल्लुक किसी वास्ते से कश्मीर कमांडोज से हो, क्योंकि यह हकीकत मुझ पर अच्छी तरह से वादे थी कि यहाँ ना तो कोई पाकिस्तानी जासूस है और ना किसी पाकिस्तानी जासूसों को वहाँ आने की ज़रूरत ही है। अभी तक मैंने नकली पीर फकीर का भेष बदल कर मिसाइलों के इलाके में किसी जगह धुनी रमाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। मैंने पाकिस्तानी जासूसों की खोज का मिसाइलों के अड्डे के अंदर ही चक्कर चला दिया था। शाम को जब मैं पृथ्वी मिसाइलों के अड्डे में पासवर्ड बताकर गया तो मेरी मुलाकात ब्रिगेडियर से नहीं हो सकी थी। मिस्टर घोष मिला था और मैं मिसाइल कंट्रोलर मिस्टर चक्रवर्ती से खास तौर पर मिला था। चंदू शाह की दावत पर जाने से पहले मैंने अपनी खुफिया डायरी में मिसाइल सेंटर के दौरे की रिपोर्ट भी दर्ज की और दिल्ली फोन करके डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ सुरेंद्र कोहली से भी बात की। वो घबराया हुआ था। बाल ठाकरे ने बीजेपी के लीडर और लोकसभा के मेंबर को सारी बात बता दी थी और इसे डांट भी पिलाई थी। इसने डिफेंस सेक्रेटरी को फोन पर मेरी खुफिया रिपोर्ट भी पहुंचा दी थी। डिफेंस सेक्रेटरी ने इस वक्त सुरेंद्र कोहली को बुलाकर हिदायत की थी कि सीक्रेट सर्विस के स्पेशल ऑफिसर
मिस्टर धर्मचंद को जलिंदर के इलाके में और ख़ास तौर पर मिदाई सेंटर में हर किस्म की सहूलत पहुंचाई जाए। बाल ठाकरे ने मेरे मशवरे पर पूरा अमल किया था और ये बात किसी पर जाहिर नहीं की थी कि धर्मचंद को मिसाइल कंट्रोलर मिस्टर चक्रवर्ती पर शोभा है कि वो पाकिस्तानी एजेंटों से मिला हुआ है। चुनाचे जब मैंने मिस्टर सुरेंद्र कोहली को फ़ोन किया तो घबराई हुई आवाज़ में बोला, सर हमने आपके बारे में जलंधर सिटी पुलिस और पंजाब की सीक्रेट पुलिस को बड़ी सख्ती से हिदायत जारी कर दी है कि आपको हर किस्म की सरकारी और गैर सरकारी सहूलत दी जाए। मिसाइल सेंटर के इंचार्ज ब्रिगेडियर शीमा प्रसाद को तो मैं पहले ही हिदायत जारी कर चुका हूँ, लेकिन अब इससे मजीद ताकीद कर दी गई है। सर इसके बावजूद आपको किसी किस्म की परेशानी महसूस हो तो मुझे फ़ौरन फ़ोन कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है कोहली साहब, अगर कोई दिक्कत महसूस हुई तो मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ ही मैंने फ़ोन बंद कर दिया। रात के 8:45 बजे चंदू शाह ने अपने नए मॉडल की गाड़ी मुझे लेने के लिए भेज दी और मैं था इसमें बैठकर इसके बंगले पर आ गए। शहर के मुज़फ़्फ़रात में छोटा सा बंगला मगर बड़ा खूबसूरत था। चंदू शाह लॉबी के बाहर हमारे इस्तकबाल के लिए खुद मौजूद था। इसका जिस्म बाहरी रंग सांवला था, सिल्क का कुर्ता और सिल्क की धोती पहन रखी थी। पाँव में पंप शू के, कांधे पर कीमती शाल थी, उंगलियों में कीमती अंगूठियां चमक रही थी। हाथ बांधकर इसने मुझे नमस्कार किया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बोला, हमारे धन्य भाग के चूंटी के घर में नारायण पधार रहे हैं। ड्राइंग रूम खूब सजा हुआ था। दीवारों पर पंडित नेहरू और गांधी की तस्वीरों के अलावा इस जमाने की मशहूर फिल्म एक्ट्रेसों की इश्तियाल अंगेज तस्वीरें भी लगी हुई थी। टीवी, वीसीआर, टेप रिकॉर्डर सब कुछ वहां पर मौजूद था। सर्दी अभी इतनी नहीं हुई थी इसलिए हीटर नहीं लगा हुआ था। मेहता ने चंदू शाह से मेरे एक बहुत बड़े और बाअसर सरकारी अफसर की हैसियत से मेरा तारुफ करवाया। चंदू शाह हाथ बांध कर बोला, महाराज हम तो आपके दास हैं, बस आप हमें अपना दास ही रखें। हमारे लायक कोई सेवा हो तो हुक्म करें, बस आपके हुक्म की देर होगी कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो शख्स को शामदाना और लच्छेदार बातें करने में बड़ा माहिर मालूम होता था, इस किस्म के लोग आमतौर पर ऐसे ही हुआ करते थे कि मेरी आंखें निर्मला कुमारी की तलाश कर रही थी। मैं तो समझ गया। इसने चंदू शाह से कहा, चंदू शाह अंदर सभा का दरबार तो लग गया है मगर नरकती अभी तक नहीं आई। चंदू शाह बेशर्मी से हंसने लगा। इसने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, महाराज गोली किसकी और गहने किसके? वो जरा तैयार हो रही है, इतनी देर कुछ पी लें। क्या शौक फरमाएंगे? इंपोर्टेड बियर भी है, स्कॉच भी है, हुक्म करें। मैं इन दोनों में से किसी चीज का भी शौक नहीं रखता था। मैं अभी जवाब देने ही वाला था कि मेहता जल्दी से बोला, स्कॉच ले आओ, बियर तो पानी होता है। क्यों महाराज जी? मेहता ने जुमले का आखिरी हिस्सा मेरी तरफ देखते हुए अदा किया। मैंने कहा, शराब वगैरह में बिल्कुल नहीं पीता। और चंदू शाह से कहा, मेरे लिए तो कॉफी मंगवा दें तो बेहतर होगा। एसपी मेहता और चंदू शाह ने एक दूसरे को देखा, आंखों में कुछ इशारे किए और चंदू शाह बोला, जैसे आपकी मर्जी महाराज। इसने नौकर को इशारा किया और कॉफी बनवा कर ले आया। जब तक कॉफी आती चंदू शाह केंद्रीय सरकार के वजीरों, मशीरों और बीजेपी और राष्ट्रीय सिंह सेवक के अपनी वाकफे तो दोस्ती की डींगे मारता रहा। मुझे इस शख्स से कोई सरोकार नहीं था। मैं निर्मला कुमारी के लिए वहां आया था और इसी का इंतजार कर रहा था। हम तीनों के लिए कॉफी आ गई। कॉफी एक बहुत बड़ी खूबसूरत नाजुकंदाम रेशमी साड़ी में मलबूस लड़की लेकर आई थी। वो वाकई बड़ी खूबसूरत थी और उसका जिस्म भी बहुत सेहतमंद था। माथे पर बिंदिया लगी थी। सिर्फ आंखों के गिर्द मुझे सियाह धब्बे नजर आए जिन्हें मेकअप से छुपाने की कोशिश की गई थी। चंदू शाह ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, महाराज ये निर्मला कुमारी जी हैं। निर्मला जी, धर्मचंद जी बहुत बड़े अफसर हैं, दिल्ली से जलंधर सरकारी महकमों की इंस्पेक्शन करने आए हैं, इन्हें प्रणाम करो। निर्मला कुमारी हाथ बांधकर मुझे प्रणाम करने लगी और रेशमी साड़ी को समेटती हुई मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। निर्मला कुमारी के आने से कमरे की फिजा किसी कीमती परफ्यूम की खुशबू से फैल गई थी। चंदू शाह खुदा जाने क्या क्या बातें करता रहा। मैं इसकी बातों के जवाब में हाँ हूँ ही किए जाता था और निर्मला का भी जायजा ले रहा था। मुझे इस खूबसूरत और इंतहाई कीमती लिबास वाली लड़की के चेहरे पर गहरी उदासी और सुर्दगी मेकअप की रंगीनियों से छुपती हुई नजर आई। जब मैंने इससे बातें शुरू की तो मुझे एहसास हुआ कि निर्मला कुमारी का लहजा मशरक़ी पंजाब की आम हिंदू औरतों जैसा नहीं है। मेहता और चंदू शाह ने अपने लिए स्कॉच मंगवा ली थी और हमसे इजाज़त तलब करने के बाद शराब को दौर शुरू कर दिया था। मुझे मौका मिल गया। मैं चंदू शाह से कहा, चंदू जी आप लोग तो अपनी तफरीह में लग गए हैं, मेरा ख्याल है मुझे और निर्मला कुमारी को मौका दें कि हम कोने वाली खिड़की के पास बैठकर बातें करें। बिल्कुल महाराज बिल्कुल। निर्मला जी तुम धर्मचंद जी से खिड़की वाले सोफे के पास बैठकर बातें करो, ये बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं और निर्मला कुमारी ड्राइंग रूम के कोने में खिड़की के पास आकर बैठ गए। वहाँ सोफे पड़े थे। मैंने निर्मला से पूछा कि वो किस शहर में पैदा हुई थी। वो मुस्कुराई, कहने लगी, मेरा जन्म जलंधर के करीब एक गाँव में हुआ था। BA जलंधर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से किया है। जलंधर में हमारे रिश्तेदार हैं। माता जी भी मेरे साथ जलंधर में ही आ गई थी। मैंने पूछा, चंदू शाह से तुम्हारी शादी कब हुई थी? तुम उम्र में चंदू शाह से बहुत छोटी लगती हो। वो हंस पड़ी और साड़ी के पल्लू को दुरुस्त करते हुए बोली, बस महाराज जहाँ संजोग होता है वहाँ विवाह हो जाता है, ये तो जन्म जन्म का साथ होता है।